Assalamualaikum class. Today we will start our lecture number 4, Law of Conservation of Momentum. What is the law of conservation of momentum? It is basically the momentum of a system depends on its mass and velocity. A system is a group of bodies within certain boundaries. मीन्स का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि हम जैसे इससे पहले भी हम टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं कि मोमेंटम बेसिकली जो है वो एक स्टेबिलिटी का नाम है कि किसी भी बॉडी की स्टेबिलिटी को डिस्कस करता है। तो उस हिसाब से ये किस पे डिपेंड करता है, एक मास पे और वेलोसिटी पे। बॉडी की मास, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई बॉडी का मास होता है और वेलोसिटी के वो अपनी किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव करती है। इसके अंदर एक लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर एक सिस्टम आता है जो कि क्या कहते जिसके अंदर ग्रुप ऑफ बॉडीज होती हैं सर्टेन बाउंड्रीज के अंदर, जिसके अंदर एक सिस्टम है कौन सा, एन आइसोलेटेड सिस्टम। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग if no unbalanced force or net force acts on a system. It means कि आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेशन का मतलब होता है अकेला, आइसोलेटेड, एक सिंगल। तो एन आइसोलेटेड खाली, एन आइसोलेटेड सिस्टम क्या है बेसिकली कि एक ऐसा खाली सिस्टम है कि जहाँ पे आपके पास ग्रुप ऑफ बॉडीज जो हैं वो इंट्रैक्ट कर रही हैं आपस में, लेकिन उनके ऊपर कोई भी आपकी एक्सटर्नल फोर्स मीन्स आपकी कोई भी बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स कोई भी एक्ट नहीं कर रही। और यहाँ तक कि इसके ऊपर कोई भी आपकी अनबैलेंस्ड फोर्स के लाइक आपकी इंटरनल फोर्स ज़्यादा हो जाए या एक्सटर्नल फोर्स कम हो जाए या एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा इंटरनल फोर्स कम, कोई भी अनबैलेंस टाइप ऑफ की फोर्स जो है वो नहीं लग रही। और यहाँ कोई भी आपकी नेट फोर्स जो बेसिकली वो आपकी सिस्टम पे नहीं लग रही। इसमें एक एग्जाम्पल दी गई है जो कि आपकी क्या कहते हैं 3.14 में है कि कोलिजन ऑफ टू बॉडीज ऑफ स्फेरिकल शेप्स। तो एक स्फेरिकल शेप्स के आपके पास टू बॉडीज़ है, जो कि एक बॉडी है m1 जिसका मास है, और ये u1 जो है ये बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को शो किया टू बॉडीज़ की, एक बॉडी 1 है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, एक सेकंड बॉडी है जिसकी मास m2 है और उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 2 से हम डिनोट कर देंगे कि लाइक ये सेकेंड बॉडी की है। उसके बाद इन दोनों में आपस में एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो है वो कोलिजन होती है, जिससे जो है एक आफ्टर कोलिजन जो है इनके पास कोई एक जो है इनकी फाइनल वेलोसिटी आती है, और फाइनल वेलोसिटी को हमने शो किया है v से। तो इंट्रैक्शन होने के बाद जब इनके पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं की या आपस में इंट्रैक्ट किए बॉडीज आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि इनके अंदर कोई ना कोई मोमेंटम कंजर्व हुआ होगा। कंजर्व बेसिकली मीन्स क्या, कोई स्टोर होना, कोई बनना, कोई टूटना। तो इसके अंदर भी जाहिर सी बात है कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई मोमेंटम स्टोर हुआ होगा। तो जब इंट्रैक्ट की तो उसके बाद उनकी क्या हो गई, टकराने के बाद उनकी कोलिजन होने के बाद आफ्टर कोलिजन उनकी क्या हो गई, m1 उनकी फाइनल वेलोसिटी पे तो जाहिर सी बात है कोई होगी, तो m1 की भी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई v1, और सेकंड बॉडी m2 की क्या हो गई फाइनल वेलोसिटी v2। तो दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इट स्टेट्स दैट के अब हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बता रहा है इससे, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट। कि जाहिर सी बात है कि मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम एक तरह की उसकी स्टेबिलिटी जो है टू और मोर देन टू की इंटरेक्टिंग बॉडीज़ की जो है वो क्या रहती है, सेम। कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टू बॉडीज़ आपस में बिफोर कोलिजन जो है, और उसके बाद जब कोलाइड की तो कोलाइड करने के बाद भी वो अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन रखी उन्होंने। एक बार जो उनकी इंट्रैक्शन होगी उसके बाद वो वापस बॉडीज़ अपनी स्टेबिलिटी में एक अपनी ओरिजिनल हालत में आ गई। इसके कुछ देख लेते हैं आगे फर्दर। कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ एन एयर फिल्ड बैलून एज, जैसे कि आपको ये पूरी मैंने आपको डिस्कस कर दी कि ये उसी की ही जो है समरी है। अब इसमें बेसिकली इसमें डेरिवेशंस आती है। डेरिवेशन क्या है बेसिकली, यहाँ से आपकी इसकी डेरिवेशन शुरू होती है कि कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स ऑफ मैसेज m1, कि आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम एक लें जिसके अंदर आपके पास टू स्फीयर्स हैं ऑफ मैसेज m1 के एंड m2 के। दे आर यूजिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी, के जो अपनी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी इनिशियली u1 बॉडी 1 की एंड u2 बॉडी 2 की। इसी तरह रिस्पेक्टिवली सच डैट u1 इज ग्रेटर देन u2, ऑब्वियसली कि u1 जो है वो u2 से ग्रेटर है। स्फीयर ऑफ मास m1 अप्रोचेस द स्फीयर ऑफ मास m2 एज दे मूव। जाहिर सी बात है कि जब आपका कोई भी मास जो है m1 वो मूव करेगा, जब वो m2 की तरफ मूव करेगा
सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1 क्या बन जाएगा, m1u1 मीन्स इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा कि उसमें जाहिर सी बात है वेलोसिटी भी तो हम लेंगे ही ना, तो ऑफ मास m2 का क्या बनेगा कि m2u2 टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन अब हमने पहले बताया बॉडी 1 का मास और उसके इनिशियल वेलोसिटी, फिर बॉडी 2 का मास और उसके इनिशियल वेलोसिटी, और उसके बाद टोटल इनिशियल मोमेंटम बताया बिफोर कोलिजन का सिस्टम का। तो जाहिर सी बात है बॉडी 1 और बॉडी 2 का हम दोनों का ही कैलकुलेट करेंगे ना, तो m1u1 प्लस m2u2। देन आफ्टर सम टाइम्स मास m1 हिट्स m2, जब मास 1 m2 को हिट करेगा विद सम फोर्स, कोई सम फोर्स के साथ, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन m2 exerts an equal and opposite direction force on m1। कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या था बेसिकली कि एवरी रिएक्शन हैज़ एन हर किसी का जो है एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या है कि m2 exerts, m2 ऑब्वियसली सी बात है कि जब m1 की m2 के साथ टकराएगी, कोलाइड होगी, क्लियन होगी, तो m2 जो है वो कोई ना कोई एक्सर्ट करेगा फोर्स जो कि इक्वल होगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन पे m1 पे लगेगी। लेट देयर वेलोसिटीज, और जाहिर सी बात है उसके बाद कोई ना कोई उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, तो वो क्या हो जाएगी, बिकम v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली आफ्टर क्लियन हो जाएगी। देन फाइनल मोमेंटम क्या बनेगा, फाइनल मोमेंटम ऑब्वियसली सी बात है कि बॉडी 1 का m1 v1 और बॉडी 2 का m2 v2, तो टोटल मोमेंटम ऑफ क्लियन आफ्टर क्लियन क्या बनेगा सिस्टम का, m1 v1 प्लस m2 v2। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बता रहा था कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टू बॉडीज़ की जो है इंट्रैक्शन के बाद उनकी जो एनर्जी है या क्लियन है वो सेम रहती है। तो यहाँ पे क्या सेम होगी, तो ऑब्वियसली सी बात है दोनों इक्वेट करेंगी बॉडीज़। टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर क्लियन, टोटल इनिशियल क्या था m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टोटल फाइनल मोमेंटम सिस्टम आफ्टर क्लियन क्या m1v1 प्लस m2v2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेसिकली टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। मतलब इस अकॉर्डिंग हम जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कि किसी भी बॉडी में कितने उसके क्या कहते हैं मोमेंटम, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कंजर्व हो रही है, सेफ हो रही है या स्टोर हो रही है या टूट फूट के बन रही है, तो वो क्या बेसिकली किस में आ जाएगी आपके क्वेश्चन में, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स क्लास। टुडे वी फर्दर कंटिन्यू द लेक्चर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लास्ट हमने इसकी एक एग्जाम्पल पढ़ी थी, उसके बाद इसकी एक और एग्जाम्पल है गन एंड बुलेट की, जिसको हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ गन एंड अ बुलेट बिफोर फायरिंग द गन बोथ द गन। इसकी बेसिकली मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ कि आपके पास एक गन है, आप उसको फायर करते हो, तो फायर करते वक्त तो जो उसकी बुलेट है वो फॉरवर्ड मूव करती है, किसी ना किसी जाहिर सी बात है उस बुलेट का कोई मास है और उसकी कोई ना कोई वो इनिशियल वेलोसिटी से मूव करेगी। एंड सेकंड वन के जब आप उसको फायर करते हो तो आपकी जो गन है वो आपकी बैकवर्ड, मतलब आपकी गन जो है वो बैकवर्ड, आपका हाथ जो है वो बैकवर्ड मूव करता है सेम इक्वल एनर्जी के साथ, इक्वल फोर्स के साथ, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जाहिर सी बात है जो गन है उसका भी कोई मास है और वो भी कोई ना कोई वेलोसिटी रखती है। तो फायर करने से पहले वो अपनी पोजीशन एट अ रेस्ट पे होती है बेसिकली, और उसके बाद जो है जब आप उसको फायर करते हो, शूट करते हो, तो उसके बाद उसके अंदर कोई ना कोई मोमेंटम एक्वायर करता है। तो टू कंजर्व को मोमेंटम ऑफ द सिस्टम द गन रिक्वायर्स, जब क्या कहते हैं कंजर्व करते हैं मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो गन के अंदर रिक्वायर मतलब कि दोबारा से जो है उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी स्टोर होनी शुरू होती है। According to the law of conservation of momentum, the total momentum of the gun, the bullet will also be zero after the gun is fired। जाहिर सी बात है कि जब वो रेस्ट पे है तो उसका तो हर चीज़ जो है बुलेट हो या गन हो उसका मोमेंटम क्या बेसिकली ज़ीरो। एंड आफ्टर फायर्ड और शूट द गन तो लेट m बी द मास ऑफ द बुलेट, कि बुलेट जो है वो छोटी है तो उसका हम स्मॉल m से डिनोट कर देंगे मास से, एंड v बी इट्स वेलोसिटी ऑन फायरिंग द गन, और जब फायर करके हमने उसको गन को फायर किया तो उसकी वेलोसिटी होगी, तो वो भी हम कैपिटल की बजाय स्मॉल से शो कर देंगे v की। एंड m बी द कैपिटल m बी द मास ऑफ द गन, कि गन बड़ी है तो हम उसको फिलहाल डिनोट करने के लिए हम कैपिटल m से कर देंगे, एंड b इज़ द वेलोसिटी, उसकी कैपिटल v से उसकी वेलोसिटी को शो कर देंगे।
Thus the total momentum of the gun and the bullet after the gun is fired will be, जाहिर सी बात है आफ्टर द गन फायर करेंगे तो क्या होगी कि टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट आफ्टर गन इज़ फायर्ड, तो दोनों की जो है हम फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल तो उसने पहले ही बता दिया कि वो सारी बॉडी जो गन और बुलेट है वो तो ज़ीरो है, मतलब कि एट रेस्ट तो वो तो ज़ीरो हो गई ऑब्वियसली, और उसके बाद फायर करने के बाद जो उसके अंदर मोमेंटम कंजर्व हुआ तो वो क्या हुआ एम वी प्लस कैपिटल एम वी प्लस स्मॉल एम वी। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम दोनों को हम इक्वेट करेंगे इनिशियल और आफ्टर को, तो यहाँ पे क्या हमारे पास इक्वेशन आएगी टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट आफ्टर द गन इज़ फायर्ड क्या है एम वन प्लस एम वी, दोनों बॉडी के जो है हमने मास और वेलोसिटी ली। टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट बिफोर द गन इज़ फायर्ड, बिफोर द गन जाहिर सी बात है वो रेस्ट पे थी तो उसकी क्या होगी ज़ीरो हो गई। और एम वी, अब जाहिर सी बात है हम इसको कहते हैं, इसमें से हमने बेसिकली वेलोसिटी हमने किसकी बतानी है गन की, गन की अगर हमने वेलोसिटी बतानी है तो हम कैसे बता सकेंगे कि एम वी इक्वल्स टू माइनस एम वी, कि यहाँ पे प्लस था उधर जाके माइनस हो गया, यहाँ से कैपिटल वी निकाला है तो एम ओवर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है कैपिटल एम, वहाँ पे जाके डिवाइड हो गया और यहाँ पे कैपिटल वी वैसे का वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास हैंस कैपिटल वी मीन्स कि वेलोसिटी ऑफ द गन जो है उसका फॉर्मूला क्या निकला कि v इक्वल्स टू माइनस स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम। स्मॉल एम किसको शो कर देता है कि बुलेट की, और कैपिटल एम किसको शो कर रहा है मैस गन का, तो इनटू स्मॉल वी किसका शो कर रहा है आपकी बुलेट की वेलोसिटी को। इक्वेशन 3.19 गिव्स द वेलोसिटी v ऑफ द गन, कि आपको गन की वेलोसिटी बता रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वेलोसिटी ऑफ द गन ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, कि ऑब्वियसली कि जब आपको मैंने पहले ही बताया कि जैसे आप कोई गन को फायर करते हो तो बुलेट जो है वो आगे की तरफ मूव करती है और गन आपकी बैकवर्ड मूव करती है, तो इट मीन्स के वेलोसिटी जो नेगेटिव साइन वो क्या शो कर रहा है कि आपकी फोर्स तो लग रही है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है। फॉर इंस्टेंस द गन रिकॉइल्स, और गन जब वो रिकॉइल होके जाहिर सी बात उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी स्टोर होके उसी के प्रेशर से तो आप बुलेट आगे मूव करती है। सिंस मास ऑफ द गन इज़ मच लार्जर देन द बुलेट, और ऑब्वियसली सी बात है कि गन का जो मास है वो बुलेट से ज़्यादा ही होगा, देयरफॉर द रिकॉइल इज़ मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, और रिकॉइल जब वह कम होगा। रॉकेट्स एंड जेट इंजन्स ऑल्सो वर्क, ये इसकी फर्दर एक एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे शक्कत भी कर सकते हैं कि लाइक रॉकेट्स एंड जेट इंजन्स ऑल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, कि लाइक कोई भी आपकी बॉडी जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को स्टोर करती है, उसको कंजर्व कर रही होती है, तो वो आपकी क्या है बेसिकली रॉकेट्स आ जाते हैं, जेट इंजन्स आ जाते हैं, वो भी सेम प्रिंसिपल से काम करते हैं। दीज मशीन हॉट गैसेस प्रोड्यूसेस बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल rush out with large momentum, the machine gain an equal and opposite momentum. This enables them to move them very high velocity. तो ये आपका आज का टॉपिक जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की 2 एग्जांपल्स के साथ आपका ये टॉपिक एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।